Hello students, hope you all will be fine. Today in this video we are going to continue our chapter 13 magnetic effects of electric current. और आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके, कॉपर या जितनी भी मेटल्स हैं, कोई कंडक्टर है उसके अंदर करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, उसको हम लेके गए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड का यहीं से बनता है, व्हाट विल हैपन टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन टेकन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम एक एक्टिविटी के थ्रू, विच इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक, एनसीईआरटी बुक, ठीक है, उसको मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा और फिर उसके बाकी एस्पेक्ट्स भी देखेंगे। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कंडक्टर मूव करने लगता है, हिलजुल करने लगता है। अब कोई चीज मूव क्यों करती है? फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट मूव्स व्हेन सर्टेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो उसके ऊपर फोर्स काम करती है। अब ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस फोर्स को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? अगर करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट आ रहा है तो फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो हम आज इस केस में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे ही हम ये खत्म करेंगे वी आर गोइंग टू टॉक कि इस फिनोमिना को पढ़ने का मेरी लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है। एम आई गोइंग टू इन्वेंट समथिंग? एम आई गोइंग टू डेवलप समथिंग विच मेक्स माई लाइफ इजियर? यस, ऑफ कोर्स, साइंस है ही इस चीज के लिए कि आप कोई भी फिनोमेना नेचर में ऑब्जर्व करो, उसकी मैनिफेस्टेशन करो, उससे कुछ डेवलप करो। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बात का सबसे पहला जवाब है द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। क्या होगा? जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे तो वो फोर्स महसूस करेगा। ये एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दी हुई है। हमने यहां पे एक सिंपल स्टैंड यूज कर लिया, केमिस्ट्री लैब में होता है हमारे पास। दिस इज जस्ट टू एडजस्ट द थिंग्स, और इसका कोई काम नहीं है। इस स्टैंड के ऊपर हमने एक वायर रैप कर ली, उसका एक एज इस एक्स वाई कंडक्टर के साथ वाई एज कनेक्ट कर दिया उसका। उसी कंडक्टर का जो एक्स एज है उसके दूसरी तरफ तार रैप करके इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया और एक की के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद इस एक्स वाई कंडक्टर के अराउंड हमने एक यू शेप मैग्नेट रखी है जिसका नीचे नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल है। और यहां पे हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा ट्रैवल करती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये जो दो एरो नजर आ रहे हैं आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, फ्रॉम बॉटम टू अप। और ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल, राइट। और अगर मैं अभी यहां पे की इंसर्ट कर दूं तो क्या होगा? वायर में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट आएगा y से x की तरफ, तो ये जो एरो है ये करंट शो करता है, और x से ये बाहर होता हुआ करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल के पास आ जाएगा। तो सबसे पहले तो इस डायग्राम की 3D इमेजिनेशन करनी सबसे मुश्किल है यहां पे। इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हमारे साथ एक और पर्सन मौजूद हैं, मिस्टर अजीत पाल सिंह। गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सर प्लीज कम। तो यहां पे मैंने एक स्केल को यूज किया है एज ए एक्स वाई कंडक्टर, और सर अपना एक हाथ यूज करेंगे जस्ट टू शो दिस मैग्नेट के 3D में ये फिनोमेना कैसा नजर आता है। सो दिस हैंड शोज द शेप ऑफ मैग्नेट, दिस थंब रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द साउथ पोल। और अगर ऐसे मैग्नेट है तो इसके अंदर हम ये कंडक्टर रखने वाले हैं जिसका y एज इस तरफ है और x एज इस तरफ है।
तो सबसे पहले केस में क्या होने वाला है, जैसे ये करंट पास करना शुरू करेगा, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम y टू x, मतलब ये y एंड है, दिस y एंड, और ये x एंड है, y एंड से x एंड की तरफ करंट फ्लो करेगा और फील्ड जा रहा है किधर को, अपवर्ड, फ्रॉम थंब टू फिंगर। तो अगर फील्ड अपवर्ड है, करंट y टू x है, तो हम देखते हैं कि ये कंडक्टर जो है ये मूव करने लगेगा, हाउ, इन दिस मैनर, मतलब ये इनवर्ड चला जाएगा अपने आप। अच्छा, क्या होगा अगर मैं यहां पे सेल की डायरेक्शन चेंज कर दूं, मतलब इधर नेगेटिव कर दूं, इधर पॉजिटिव कर दूं, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अभी जो करंट है वो y से x नहीं जाएगा, अब x से y जाएगा। तो ये जो कंडक्टर अपनी मेन पोजीशन से पहले अंदर को जा रहा था, अब यही कंडक्टर बाहर को आने लगेगा, कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सेम। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इस डायरेक्शन को, ये जो फोर्स की डायरेक्शन है कि कब अंदर जाएगा और कब बाहर की तरफ आएगा ये स्केल या कंडक्टर, इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक रूल है, दैट इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वो रूल इसके ऊपर। देखो इसमें यूज क्या करना है, इस रूल में आप एक थंब यूज करोगे, एक फर्स्ट फिंगर और एक मिडल फिंगर। फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर और थंब। अगर फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये जो आपका थंब है ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तीनों को एडजस्ट कैसे करना है, 90 डिग्री पे, ठीक है। FBI, ठीक है, FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। आइए इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सी, अभी ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, थंब से फिंगर की तरफ अपवर्ड, और ये जो फिंगर है विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स यू, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये करंट को। करंट जा रहा था y टू x, वेयर इज माई थंब, इट इज गोइंग इनवर्ड्स, तो कंडक्टर भी किधर जा रहा था, इनवर्ड्स। अच्छा, अगर यही अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाए, x टू y हो जाए, x टू y, उल्टा हो गया, फील्ड वही है अपवर्ड, तो थंब मेरा किधर है, मेरी तरफ है, तो ये कंडक्टर किधर को आएगा, बाहर को आएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन एम्प्लॉय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये 3D में इमेजिन कर सकते हो आपको डायग्राम कैसे दिखाई गई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको यही आने वाली है, बुक 2 डायमेंशन में आपको समझ नहीं आएगा कि ये मैग्नेट कैसे रखी है, ये कंडक्टर, ये जो कंडक्टर XY है ये इस तरह से रखा गया है, और ये जो मैग्नेट है ये कैसे रखी गई है, जैसे अभी सर का हाथ है ये इस तरह से, इस तरह से। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। सो दिस इज हाउ दिस डायग्राम हैज बीन मेड। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। थैंक यू सर। सो वी सॉ दैट कि जो फोर्स है वो इस कंडक्टर पे या तो इनवर्ड लगेगी या आउटवर्ड लगेगी, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड। उसको करने से पहले कुछ और फैक्टर डिस्कस कर लें। क्या ये फोर्स कम या ज्यादा हो सकती है? कम या ज्यादा हो सकती है तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड है? यस, ये फोर्स कम या ज्यादा हो सकती है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि अगर ये करंट को 2 एम्पियर की बजाय 3 एम्पियर 4 एम्पियर कर दें तो फोर्स बढ़ जाती है, ठीक है। अगर 2 एम्पियर से कम कर दें तो फोर्स कम हो जाती है। क्या पता चलता है यहां से कि ये जो फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है, ये नंबर 1 किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? करंट के ऊपर। अगर आप करंट बढ़ा दोगे कंडक्टर में तो फोर्स भी बढ़ जाएगी। दूसरा देखा गया, अगर ये कंडक्टर को मैं इसकी लेंथ चेंज कर दूं, मतलब अभी हमने ये जो एज ए स्केल रिप्रेजेंट किया था, दिस वाज ऑफ 15 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको 20 सेंटीमीटर कर दूं तो हम देखते हैं कि फोर्स बढ़ जाती है। अगर 15 सेंटीमीटर से कम करके 10 सेंटीमीटर कर दूं तो फोर्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका मतलब ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दूसरी चीज क्या मैटर करती है यहां पे? लेंथ ऑफ कंडक्टर, राइट। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर ज्यादा होगी तो फोर्स भी ज्यादा, लेंथ कम तो फोर्स भी कम। तीसरा फैक्टर क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड। ये भी मैटर करता है। जितना स्ट्रॉन्ग आप ये मैग्नेट लोगे, मैग्नेट के स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी। जितना मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा मैग्नेट का, उतनी ही इस कंडक्टर पे फोर्स कम लगेगी। तो तीसरा फैक्टर कौन सा हो गया?
बी। क्या इसके अलावा भी कोई और फैक्टर है? यस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और यहां से आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। नेक्स्ट फैक्टर है कि ये जो स्केल यहां पे अजीत सर ने शो किया था और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल, आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड कहां था? अपवर्ड, और स्केल कैसे रखा गया था? ऐसे। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया बेटा? 90 डिग्री का। दिस हैज बीन एक्सपेरिमेंटली फाउंड कि जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाता है तब मैक्सिमम फोर्स लगती है। मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी? जब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। किस किस के बीच में? कंडक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में, राइट? तो ये चार फैक्टर्स हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को अफेक्ट करते हैं। चौथा फैक्टर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है? पहले तीन फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, राइट? ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात, फोर्स की। करंट डबल कर दूंगा, फोर्स डबल हो जाएगी। लेंथ डबल कर दूंगा, फोर्स डबल हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड डबल कर दूंगा, फोर्स डबल हो जाएगी। तो ये तीनों फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगी? जब राइट एंगल पे रखेंगे, उसको परपेंडिकुलर रखेंगे। तो अभी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देखने के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंडक्टर पे फोर्स लग रही है इसकी डायरेक्शन कैसे चेक करें। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेक करने के लिए हमारे पास एक रूल है यहां पे। क्या रूल है? द रूल इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट? डेफिनेशन इसकी हम खुद बना सकते हैं। अभी जो हमने समझा था कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह से एडजस्ट कर लें कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहां पे क्या होने वाला है कि फर्स्ट फिंगर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मिडिल फिंगर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द थंब इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस रूल को कई बार हम मोटर रूल भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों है? देखो बेटा, कोई भी फिनोमेना हम पढ़ते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए, तभी फायदा है उसको स्टडी करने का या उसके बारे में जानने का। ये जो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमेना है, इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर बनाने के लिए, राइट? तो इस रूल को इस वजह से मोटर रूल भी कहा जाता है। लेट्स स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। द डायग्राम इज एज इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने यहां पे वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो डायग्राम्स यूज की हैं, पर वर्किंग से पहले इलेक्ट्रिक मोटर की इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है? बेसिकली एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को एज इनपुट लेता है और मैकेनिकल एनर्जी एज आउटपुट देता है। सो यू विल डिफाइन व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस which converts electric energy into mechanical energy। पहली इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी कन्वर्जन कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी बनती है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को फिर हम किस में यूज करते हैं? किस में यूज करते हैं? टू रन मशीन्स। और मशीन्स कौन कौन सी? बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे यहां पे फैन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, व्हीकल्स, जूसर, मिक्सर, हेयर ड्रायर, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके ऊपर हम क्या करते हैं? यहां पे ऑपरेट करते हैं, राइट? फिर इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है। देखो बेटा, कोई भी डिवाइस है और यहां पे प्रिंसिपल PLE वाला है, नॉट PAL, वो स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, ठीक है? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि वो फैक्ट, वो सच्चाई, वो एक सिद्धांत जिसके ऊपर ये मशीन बेस्ड है। तो ये इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है इस फैक्ट के ऊपर कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है,
experiences a force when placed in मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। वही फोर्स इस कंडक्टर को क्या है, मूव करवाएगी या घुमाएगी, राइट। उसके बाद आ जाता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन में हम क्या क्या चीजें देखते हैं। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि किन किन चीजों से बनी है ये मशीन। व्हाट आर द पार्ट्स दैट यू कैन सी। यहां पे एन और एस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट्स, ठीक है। तो मैग्नेट्स यूज की हैं हमने, ठीक है, जो नॉर्थ साउथ रिप्रेजेंट कर रही हैं यहां पे। उसके बाद और क्या यूज किया है, ए बी सी डी। दिस इज एन आर्मेचर कॉइल। बेटा आर्मेचर वर्ड क्या होता है, ध्यान से सुन लो। हम ये कोई ना कोई एक्सल लेते हैं, एक्सल जो जिस चीज के अबाउट सब कुछ घूमता है, ठीक है। इस आयरन एक्सल के ऊपर जब ये कॉपर वायर की हम बाइंडिंग करते हैं, दिस टुगेदर इज नोन एज आर्मेचर। सो अ कॉपर वायर वाउंड ऑन आयरन एक्सल आयरन कोर इज कॉल्ड आर्मेचर, राइट। ये यहां पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एबीसीडी, राइट। फिर यहां पे हमारे पास हैं, कैन यू सी अ पेयर ऑफ सी शेप्ड रिंग्स R1 एंड R2, इनको स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, सीखेंगे इसको। और क्या क्या है हमारे पास यहां पे, B1 B2 क्या है, इनको बोलते हैं कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस क्यों, क्योंकि कार्बन के बने होते हैं। हमें पता है कि कार्बन की दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, उनमें से जो ग्रेफाइट फॉर्म है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है। एक रीजन तो ये है यहां पे ग्रेफाइट को चूज करने का या कार्बन ब्रशेस को चूज करने का। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो ब्रशेस होते हैं दे आर स्मूथ, दे आर वेरी सॉफ्ट। पेंसिल का सिक्का देखा है आपने, जिसको आप लेड पेंसिल बोलते हो, पेंसिल का सिक्का कितना सॉफ्ट होता है, वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, कार्बन का, राइट। सो यहां पे फ्रिक्शन ऑफर नहीं होता और आपकी मोटर जो है वो बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के चलती रहती है। यहां पे कार्बन ब्रशेस कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B1 एंड B2, राइट। ये जो R1 R2 रिंग्स होते हैं दे आर बाउंड, R1 R2 रिंग्स होते हैं, ये बाउंड ऑन एक्सल होते हैं। यहां पे आप ध्यान रखेंगे, एक्सल के ऊपर रखे हुए होते हैं और एक्सल और सी शेप्ड रिंग के बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, ताकि इस रिंग का जो करंट है वो एक्सल में ना आ जाए और किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो इनके बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर होती है एक्सल और सी शेप्ड रिंग के बीच में। और क्या यूज हो रहा है यहां पे, ये तो बैटरी है और ये सिंपली की है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इनके फंक्शंस हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाएंगे। मैग्नेट्स तो क्या प्रोवाइड करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड। आर्मेचर कॉइल खुद घूमती है और इसके सेंटर में जो एक्सिस लगा होता है उसको घुमाती है। इस एक्सिस के ऊपर हम कुछ भी लगा सकते हैं, फैन लगा सकते हैं या कोई भी रोटेटिंग पार्ट लगा सकते हैं। व्हीकल में अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे टायर्स फिट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद स्प्लिट रिंग्स जो हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो अभी वर्किंग के दौरान समझ में आएगा। कार्बन ब्रशेस B1 B2 का काम सिर्फ ये है कि ये जो बैटरी है इससे जो करंट है वो रिंग्स के थ्रू आर्मेचर कॉइल में पहुंच जाए। ये हमें कंडक्टिंग चाहिए एज वेल एज स्मूथ चाहिए, तो इसीलिए इनको हमने कार्बन का चुना। ये सब देखने के बाद वर्किंग पे आ जाते हैं। बहुत सिंपल है बेटा वर्किंग, आपको देखने में जरूर लेंथी लग सकती है, पर अगर आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता है तो आप ये वर्किंग आसानी से कर पाओगे। वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ की हैं। फर्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। स्विच ऑन कर दिया, मतलब की इंसर्ट कर दी। जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वहां से करंट चलना शुरू होगा। B1 ब्रश के थ्रू R1 रिंग में होता हुआ आर्मेचर कॉइल में आ गया, तो करंट जा रहा है A से B, B से C, C से D और D से वापस R2 रिंग B2 ब्रश में होता हुआ की के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। दिस इज हाउ द सर्किट गेट्स कंप्लीटेड। अभी नॉर्थ साउथ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं यहां पे, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। दिस मोटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सल, इस तरह से, जैसे मेरा हाथ अभी घूम रहा है इस तरह से। ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो सकती, इस तरह से घूम सकती है। इसका मतलब इसका जो AB पार्ट है और CD पार्ट है, इन पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। किस रूल के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। अप्लाई करते हैं यहां पे। देखो फर्स्ट फिंगर
किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ये वाली फिंगर किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए? करंट को। लेकिन करंट तो ए बी में, ए से बी ऊपर को जा रहा है, मेरी फिंगर नीचे को है, उसको घुमा लो ऐसे, कौन सी बड़ी बात है? ये देखो फिर भी उधर ही रहा, करंट हो गया ऊपर। वेयर इज माई थंब? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड गोइंग इनवर्ड्स। इसका मतलब जो ए बी आर्म है वो किधर को जाएगी? वो अंदर को जाएगी, राइट? अब यही रूल किस पे लगा दो? सीडी पे। करंट कैसे आ रहा है? नीचे। फील्ड कैसे जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ। मेरा थंब किधर है? आपकी तरफ है। तो ये जो सीडी आर्म है ये किधर को आएगी? ये बाहर को आएगी। इसका मतलब अगर ये कॉइल इस तरह से पड़ी थी, इफ दिस कॉइल इज लाइक दिस, ए बी सी डी, जो ए बी साइड है इस पे अंदर को फोर्स लग रही है, जो सी डी साइड है इस पे बाहर को, तो ये कैसे घूमेगी? इट विल रोटेट लाइक दिस, ये अंदर को जाएगी, मतलब इस तरह से घूम जाएगी ये अपने एक्सल पे, लाइक दिस। राइट? इस तरह से घूमेगी। तो रोटेशन शुरू हो गई, रोटेशन शुरू हो गई, हाफ रोटेशन होगी, मतलब ऐसे हो गई अब ये कॉइल। अब ये कॉइल कैसे आ गई? ए बी सी डी था ना, अब ये घूम के कैसे हो गई? डी सी बी ए, लाइक दिस। अब क्या होने वाला है? अब सबसे कमाल की बात होने वाली है। पहले यहां पे ब्रश B1 के साथ रिंग R1 था, ब्रश B2 के साथ रिंग R2 था। जैसे ही मोटर हाफ घूमी तो एक्सल भी साथ में घूमा होगा। एक्सल के ऊपर कौन माउंटेड थे? रिंग्स माउंटेड थे, तो रिंग्स भी घूम गए साथ में, ब्रशेस अपनी जगह पे रहे। यानी कि अब क्या सीन हो गया कि जो R2 पहले B2 से कनेक्टेड था वो B1 से कनेक्टेड है, और जो रिंग R1 पहले B1 से कनेक्टेड थी अब वो B2 के साथ कनेक्टेड है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होने वाला है। अभी जो करंट है वो वही पॉजिटिव टर्मिनल से चल के कैसे जाएगा? कॉइल के अंदर DCBA। पहले कैसे जा रहा था? ABCD। तो करंट की डायरेक्शन टोटली क्या हो गई? रिवर्स हो गई। जिस CD पे पहले C से D की तरफ फोर्स लग रही थी, उसी CD पे अब D से C की तरफ। तो जो CD पहले बाहर को आ रहा था, अब जरा रूल लगा के चेक करो, वो CD किधर को जाएगा? अंदर को जाएगा। लुक एट माई हैंड, D टू C, फील्ड नॉर्थ टू साउथ, थंब किधर है? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, तो CD किधर गया? अंदर। और इसी तरह AB किधर को आएगा? बाय द सेम रूल, बाहर को। सो कंपेयर दीज टू डायग्राम्स वेरी केयरफुली। AB में करंट पहले A से B था तो AB अंदर को जा रहा था, अभी AB में करंट B to A है तो AB किधर को आ रहा है? बाहर को आ रहा है। ऐसा क्यों जरूरी है? What do you want from your motor? कि वो इस तरह से हाफ रोटेट होती रहे, हाफ रोटेट, या आप चाहते हो कि वो एक ही मैनर में ऐसे प्रॉपरली घूमती रहे? यू वॉन्ट इट टू मूव इन अ कॉन्टिन्यूस फैशन, इस तरह से एक ही मैनर में घूमती रहे। इस तरह से एक ही मैनर में इसको घुमाने के लिए जो इसकी AB और CD आर्म्स हैं, इनके ऊपर आधी रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए? रिवर्स हो जानी चाहिए। मतलब अगर करंट पहले ABCD जा रहा था, अब इसमें DCBA जाना चाहिए, तभी जो इसकी CD आर्म पहले बाहर को आई थी, जो CD आर्म इसकी पहले बाहर को आई थी, अभी किधर को जाएगी? अंदर को। दिस इज CD आर्म, पहले ये बाहर की तरफ घूम रही है, अब इसको किधर जाना चाहिए? अंदर की तरफ। तो अगर आप रिवर्सल ऑफ यहां पे अगर आप रिवर्सल ऑफ फोर्स चाहते हो तो आपको करंट का भी क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल करना पड़ेगा। इस करंट का रिवर्सल कौन इंश्योर करता है? ये R1 R2 रिंग्स। तो स्प्लिट रिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां पे क्या हो गया कि दे हेल्प टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। अगर ऐसा नहीं होगा तो मोटर आपकी कॉन्टिन्यूसली नहीं घूमेगी, वो ऐसे हाफ घूमती रहेगी बार बार, विच इज ऑफ नो यूज इन मेनी ऑफ द एप्लीकेशंस। तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट के रिवर्स होने से जो मोशन की है कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क्स। ये तो मैंने आपको एक सिंपल टॉय मोटर समझाई है। अभी अगर मैं यहां पे कमर्शियल मोटर की बात करूं, कमर्शियल मोटर जैसे कि फैन में, रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, उसमें ना बस थोड़ा सा फर्क है। देखो, कमर्शियल मोटर को बहुत देर के लिए और बहुत हैवी काम करना होता है, तो जो हमारी कमर्शियल मोटर्स होती है ना, उनमें थोड़े से चेंजेस करते हैं हम। कमर्शियल मोटर में हम क्या करते हैं? पहला चेंज तो ये करते हैं कि हम यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ज्यादा स्ट्रांग होती हैं
और हमने तो अभी इस लेक्चर में ये फैक्टर कर लिया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो जितना फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी मोटर फोर्स ज्यादा पैदा कर पाएगी, काम भी ज्यादा कर पाएगी। तो मैग्नेट की बजाय, सिंपल परमानेंट मैग्नेट की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर लो। दूसरा, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनको बढ़ा दो। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से क्या होगा, जो लेंथ आप वायर की यूज करोगे वो बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ने से फोर्स बढ़ जाएगी, मोटर जो है हैवी बनेगी, टिकाऊ बनेगी और ज्यादा एफिशिएंसी की बनेगी। तीसरा ये है कि इस कॉइल को आप सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेट दो। सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लपेटने से भी ये हैवी ड्यूटी मोटर बन जाती है, जिससे हम जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय कर सकते हैं। That's all about electric motor. I hope you have understood the concept. Let's meet in the next video. Till then, take care of yourself.